हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। आज है 5 सितंबर और आज है टीचर्स डे। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आप लोग भी जैसे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीचर्स ही हुए, है ना। कि आप प्रोफेसर के लिए आप अपने आप को क्या कर रहे हो, रेडी कर रहे हो। तो मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे सभी को। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक टीचिंग मॉडल्स। इससे पहले हमने जो एजुकेशन है उसके हमने डेफिनेशंस पढ़े थे कि जो डेफिनेशन है वो क्या है अलग अलग थिंकर के अकॉर्डिंग। एंड जो एजुकेशन फिलोसफीज है उसको हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा कि इसके अंदर जितने भी हमने फिलोसफीज थे, ठीक है, उसे पढ़ा। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे टीचिंग के, है ना, उसको पढ़ा। फॉर्म ऑफ एजुकेशंस को हमने कि इसमें कितने होते, 3 तरीके के होते, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। दैन एग्जेप्ट जो एम, और फिर उसके बाद हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किया। फैक्टर डिटर्मिनिंग एजुकेशन एम्स हमने पढ़ा। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को भी हमने इसमें पढ़ा था। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक टीचिंग मॉडल्स। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, ओके। एंड जो बेसिक टीचिंग मॉडल है ये क्या है, हम इसको समझते हैं। तो जो बेसिक टीचिंग मॉडल है वो क्या है, देयर इज नो बेसिक मॉडल। इसका कोई बेसिक मॉडल नहीं है टीचिंग का। डैट फिट्स इनटू ऑल सिचुएशन, की जो सारे सिचुएशंस में क्या हो, फिट हो। बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे, हम मेन डिस्कस करेंगे वो हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो हम पैडागोजी को पढ़ेंगे, एक एंड्रागोजी। बट इसमें एक और है, देयर इज ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी अप्रोच को भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट आपका है पैडागोजी। जो पैडागोजी है ना, ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। क्या है, ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। जो पैडागोजी है ये एक ओल्ड स्कूल, ठीक है, जिसमें जो टीचर है वो लीड करता है टीचिंग मेथड में। ये मोस्टली यूज्ड जो होते हैं वो चिल्ड्रन के लिए होते हैं। और ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम कहाँ से, ग्रीक से, ठीक है। ग्रीक का जो नेम है क्या है, पेड मतलब यहाँ पे चाइल्ड है। एंड एगोस का मतलब है यहाँ पे लीडर। हियर द टीचर इज एक्सपर्ट एंड द स्टूडेंट डिपेंड ऑन देम फॉर नॉलेज, राइट। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं मेन जो सेंटर में होता है वो कौन है, टीचर है। टीचर यहाँ पे सर हो सकते हैं या फिर मैम हो सकते हैं, ठीक है। सर या मैम ही सब कुछ यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, सारी चीज़ें। ये ना टीचर इज़ द फुल कंट्रोल ऑफ लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे जो है टीचर के पास ही होता है, टीचर के पास, ठीक है। एंड दे डिसाइड व्हाट, हाउ एंड व्हेन कंटेंट इज टॉट, ठीक है। एंड डिपेंडेंट लर्नर, यहाँ पे डिपेंडेंट लर्नर की बात करें तो स्टूडेंट को माना जाता है कि उन्हें हर स्टेप पे गाइडेंस की ज़रूरत है और वो ग्रेड्स या प्रेज से मोटिवेट होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को डिपेंड रहना पड़ता है कि टीचर हमेशा उन्हें क्या करे, मोटिवेट करे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या, they have limited if experience to draw upon and are motivated by external factor, चाहे वो ग्रेड्स हो या कॉम्पिटिशन्स हो। फिर आता है सब्जेक्ट बेस्ड। सब्जेक्ट बेस्ड में क्या होता है कि सिलेबस ना एक फिक्स ऑर्डर में यहाँ पे चलता है। जैसे पहले अल्फ़ाबेट्स आएंगे, फिर वर्ड्स आएंगे, फिर सेंटेंस आएंगे। सारी चीज़ें जो होती है एक स्ट्रक्चर वे में होती है। सारी चीज़ें क्या होती है, एक स्ट्रक्चर वे तरीके से यहाँ पे फॉर्म की जाती है। सीक्वेंस में होते हैं सारे कंटेंट, ठीक है। ताकि यहाँ पे जो गोल होता है ना वो ये होता है कि लर्नर को एडवांस तरीके से सिखाना है नेक्स्ट स्टेज के लिए। जैसे छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, आप भी थे, हम भी थे, ठीक है। तो छोटे बच्चे जब हम होते हैं स्कूल में, जब हम होते हैं तो वहाँ पे ना हमें पहले बोला जाता है कि ए फॉर एप्पल बनाओ। तो जो ए है तो ए के लिए हमें ऐसे, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करके सिखाया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इस तरीके से आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे और फिर जो बच्चा होता है उसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, ये एक पैडागोजी है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टूडेंट एंड्रागोजी। एंड्रागोजी क्या होता है, ये जो है ना ये एडल्ट लर्निंग मॉडल होता है। ये क्या होता है, ये एडल्ट लर्निंग मॉडल होता है, ठीक है।
एंडागोजी इज़ द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग किसको, एडल्ट्स को। जो एंडागोजी है ना वो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, फॉर एडल्ट लर्नर्स के लिए। यहाँ पे ना जो टीचर है, टीचर का जो रोल होता है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। यहाँ पे फैसिलेटर्स, ठीक है, फैसिलेटर्स के रूप में यहाँ पे टीचर का रोल हो जाता है। और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल मिलता है। और जो एडल्ट्स है वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को यहाँ पे लर्निंग से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक जो मेन जैसे इनका जो पॉपुलराइज है एडुकेटर कौन है, मैकॉम नॉल्स। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था इसकी जो की प्रिंसिपल्स थे उसको, और फिर डिफ्रेंशिएट किया था एडल्ट लर्नर्स फ्रॉम चिल्ड्रन। तो जो चिल्ड्रन थे और जो लर्नर्स थे इन दोनों में क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पे उसके जो की प्रिंसिपल्स थे उन सब के बीच में क्या किया, यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, डिफ्रेंशिएट बताया। अब हम इस वर्ड की बात करें जो एंड्रागोजी है, ठीक है, ये वर्ड आया कहाँ से, तो ये कहाँ से आया है, दिस वर्ड इज कम फ्रॉम ग्रीक। ये भी ग्रीक से आया। एंड्रास का मतलब क्या होता है, मैन, एडल्ट, एंड एगोस का मतलब क्या, लीडर, जो हमने पहले ही पढ़ा। तो ये जो वर्ड है एंड्रागोजी ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। अब इसमें जो हम लर्नर जो होते हैं, ठीक है, सेंटर्ड में होते हैं, जबकि उसमें किसमें था, जो पेडागोजी में कौन था, टीचर यहाँ पे था। अब यहाँ पे लर्नर जो होते हैं सेंटर्ड में होते हैं, आपकी ज़रूरत और इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लर्नर हैज़ अ मोर कंट्रोल ओवर देयर एजुकेशन, उनके ऊपर खुद पे उनका जो होता है कंट्रोल होता है। इंस्ट्रक्टर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर और गाइड, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड एडवाइस। सेल्फ डायरेक्टेड, इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर से मोटिवेट, वो खुद मतलब खुद से वो मोटिवेट वहाँ पे होते हैं। जैसे कोई न्यू स्किल सीखना हो जॉब के लिए तो क्या करेंगे, वो खुद ही सीखेंगे। कि जैसे अभी जैसे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं तो उनको पता है कि जो जॉब है ना उसमें कंप्यूटर कोर्स होना ज़रूरी है, और कंप्यूटर तो बेसिक नीड है, आना चाहिए। तो जो स्टूडेंट है ना वो खुद ही जाते हैं कंप्यूटर कोर्स करने, उनको कोई कहता नहीं कि कर लो ये तुम्हारे लिए, जो उनको पता है कि हाँ ये जो है ये मेरे लिए ज़रूरी है तो मुझे सीखना होगा। तो वो खुद ही अपने अंदर क्या करते हैं, स्किल को डेवलप करते हैं, खुद से वो मोटिवेट लेते हैं, ठीक है, खुद से वो मोटिवेशन लेते हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड, इसमें क्या होता है कि जो लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पर फोकस होती है, जहाँ उनकी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो काम आते हैं इसमें, ठीक है। जो उनकी एक्सपीरियंस है जो वो मतलब रियल में जो उनकी एक्सपीरियंस है वो उस चीज़ को देखते हैं और फिर उसको अपनी लाइफ में उस चीज़ का वो यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी की बात करें कि कोई इंसान है तो वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, या आपके घर में से भी कोई हो सकता है कुछ भी सीख रहा है, तो उसको सिर्फ हम थ्योरी नहीं देंगे, उनको कुछ ना प्रैक्टिकली वर्क पे देंगे ताकि क्या वो सीख सके, है ना। तो ये क्या हुआ, एक एंड्रागोजी के ही पार्ट है। अब जो ये ह्यूटागोजी होते हैं, ये क्या होता है ह्यूटागोजी, ये सेल्फ डिटरमाइंड मॉडल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ना ये आत्मनिर्भर वाले जो मॉडल होते हैं ये वो होते हैं। ये जो है मोर रिसेंट कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब फॉर सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। ह्यूटागोजी जो है ये सबसे मॉडर्न अप्रोच है, राइट। एंड यहाँ ना जो लर्नर है, लर्नर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग जर्नी, ओके। एंड इसकी जो गोल है, गोल क्या है कि द गोल इज डेवलप द कैपेबिलिटी टू लर्न ऑन योर ऑन फॉर लाइफ, ठीक है। ये यहाँ पे ना वो खुद के लिए, ये जो टर्म है कम्स कहाँ से आया है, ग्रीक के जो ह्यूटस का मतलब था सेल्फ, एंगोस का वही, तो ये जो वर्ड है कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से ही आया है। ह्यूटस मतलब सेल्फ, और एगोस जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं लीडर, ठीक है, यानी कि खुद का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं। अब इसमें जो है वो क्या है, सेल्फ मैनेज, यहाँ पे खुद को मैनेज किया जाता है। लर्नर सेट द ऑन लर्निंग गोल्स, वो खुद अपने लर्निंग गोल्स को क्या करता है, सेट करते हैं। जो स्टूडेंट है वो खुद ही अपने गोल बनाते हैं, अपने रिसोर्सेज खुद ही ढूंढते हैं और अपनी प्रोग्रेस को खुद जज करते हैं कि हाँ मैं ठीक से कर रहा हूँ। जैसे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ही अपना गोल बनाते हैं कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। फिर वो क्या करते हैं, खुद ही अपना रिसोर्सेज ढूंढते हैं कि कहाँ से मैं पढ़ूँ। फिर उसके बाद वो खुद ही ये चीज़ भी करते हैं, मॉक वगैरह लगाते हैं और देखते हैं कि अच्छा मैंने इतना कर लिया, अभी ये रह रहा है। तो इस तरीके से डबल लूप लर्निंग, ये क्या होता है कि की कॉन्सेप्ट है ह्यूटागोजी डबल लूप लर्निंग। इसमें ना इसका मतलब ये होता है कि जो
आप हो, ठीक है, कि आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि ये भी हम सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो क्यों है और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है हम इसको सॉल्व करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे हम ना चीज़ों को समझने लग जाते हैं कि क्यों हुआ होगा, इसकी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है इससे भी अच्छा क्या होगा जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दिस अप्रोच इज आइडियल फॉर फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड where individual need to adaptable continuously acquire new skills on their ऑन, ठीक है। तो इसमें ना ये जो मॉडल है हमें ये ना ये सिखाता है कि जो टाइम है, टाइम जैसे चेंज होता है ना, तो उसके साथ हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, समय के साथ बदलते वक्त के साथ हमें क्या होना है, अपडेट होना है, सीखते रहना है, ठीक है। द फोकस इज ऑन डेवलपिंग अ पर्सन कैपेबिलिटी टू लर्न, ठीक है, इस पर फोकस किया गया है, डेवलपिंग अ पर्सन कैपेबिलिटी टू लर्न, नॉट जस्ट ऑन वर्ड दे नो। ऐसा नहीं है कि जो उनके पास है उस पर ही फोकस करे, ऐसा नहीं है, मतलब उसके अलावा जो और भी वो चीज़ें क्या क्या सीख सकते हैं उन पे। जैसे हम एग्जाम्पल में समझे तो इमेजिन, ठीक है, इमेजिन अ प्रोग्रामर हु वांट टू लर्न अ न्यू कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो वो किसी टीचर का ना वेट नहीं करता, बल्कि वो खुद ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, फॉर्म्स और अपने प्रोजेक्ट को खुद से सारी चीज़ें वो खुद ही मतलब कुछ ना कुछ वो सीखता है। तो ये क्या है, ये एक पेडागोजी है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो हम इसका डिफरेंसेस पढ़ते हैं। इसके जो डिफरेंस है पेडागोजी एंड्रागोजी दोनों के बीच में जो क्या क्या डिफरेंसेस हुआ पढ़ते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने केवीएस मदान की बुक यूज़ की है, आप लोग भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है पेपर 1 के लिए ये। एंड पेडागोजी जो है जैसे चाइल्ड लर्निंग होता है, और जो एंड्रागोजी है क्या, ये एडल्ट लर्निंग होते हैं। मीनिंग की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे टीचिंग है वो चिल्ड्रन के साथ होता है, टीचर जो होते हैं वो सेंटर में होता है। वहीं पे यहाँ पे जो टीचिंग है वो एडल्ट्स के साथ होता है, लर्नर क्या होते हैं सेंटर में होते हैं। यहाँ पे जो पेडागोजी इसमें जो टीचर है उस पर डिपेंड होते हैं स्टूडेंट, जबकि यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे ये जो है टीचर ही यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कंटेंट क्या होना चाहिए, मेथड कैसा होना चाहिए, जबकि एंड्रोगोजी में फैसिलिटेटर के रूप में बस वो रहते हैं और गाइड करते हैं, ठीक है, रिसोर्स पर्सन होते हैं वो। एंड पेडागोजी में जो मोटिवेशन है ये मार्क्स, रिवॉर्ड या पनिशमेंट के थ्रू दिया जाता है। बच्चे ने अच्छा किया तो मार्क्स अच्छे मिल गए, कंपटीशन में जीत गए तो उन्हें रिवॉर्ड दिया गया, तो इस तरीके से। जबकि यहाँ पे एंड्रोगोजी में इंटरनल होता है, ये सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, करियर ग्रोथ ये अपना खुद ही सोच के ये मोटिवेट होते रहते हैं। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन यहाँ पे होता है। और जबकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ से भी ये सीखते हैं। लिटिल प्रेयर एक्सपीरियंस यहाँ पे इतना नहीं होते, टीचर ही प्रोवाइड करते हैं जो करते हैं, जबकि यहाँ पे रिच लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। बताया ना कि ये जो है एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व देते हैं, उससे ज़्यादा सीखते हैं, और रिसोर्स के तौर पर भी हम ये जो है जो एंड्रोगोजी है वो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉलेज एप्लीकेशन, लर्निंग नॉट इमीडिएटली अप्लाइड, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, जबकि यहाँ पे प्रैक्टिकली भी और जल्दी से अप्लाई हो जाता है। इसके एग्जांपल जो स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, और इसके जो एग्जांपल प्रोफेशनल लर्निंग, मैनेजमेंट स्किल्स। अब जो कुछ नोट करने वाली बात है वो है कि जो पेडागोजी है इसको क्या कहा जाता है, एंगेजमेंट कहा जाता है, जबकि एंड्रागोजी, ठीक है, एंड्रागोजी है, एंड्रागोजी को क्या कहा जाता है, कल्टिवेशन कहा जाता है। वहीं पे ह्यूटागोजी को क्या कहा जाता है, रियलाइजेशन कहा जाता है। नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स इन लाइफ, राइट। तो यहाँ जो टीचिंग है ना, टीचिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है जहाँ आप क्लास में जाके सिर्फ बोलते रहते हो, ऐसा नहीं है। ये ना एक कॉम्प्लेक्स और प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है। अब ये जो पॉइंट्स है ये उसी चीज़ को यहाँ पे समझाता है। अब पहला क्या है, टीचिंग, टीचिंग वर्क एट डिफरेंट लेवल इन लाइफ। तो यहाँ जो टीचिंग है एक ही लेवल पे नहीं होता, ये अलग अलग तरीके से होते हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 लेवल हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो पहला जो होता है मेमोरी लेवल, हमने इसमें पढ़ा कि जो स्टूडेंट है वो सिर्फ फैक्ट्स या डेट्स याद करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये भी पढ़ा कि बच्चे को जो हमने बता दिया कि हाँ कुछ चीज़ें जो होती है जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे हमने कहा कि 2 + 2 बताओ कितने हुए, तो 4, तो ये चीज़ उससे रट गई, ठीक है। फैक्ट्स या कुछ चीज़ें होती है रटना होता है, याद करना होता है, ठीक है। 2 × 2 कितना होता है, 2 × 2 = 4, बस यही चीज़ें याद होती है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे दूसरा ये जो होता है सेकंड स्टेप, इसमें जब स्टूडेंट ना कॉन्सेप्ट को समझना सीखते हैं,
जैसे यहाँ पे अब हमने मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट अब ये समझेगा कि 4 कैसे आया, मल्टीप्लिकेशन की वजह से आया है। तो मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, तो मतलब इस तरीके से कि टेबल हम पढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल थर्ड वाला जो आता है, जब स्टूडेंट को ना सोचना और प्रॉब्लम सॉल्व करना जब वो सीख जाते हैं। जैसे लाइफ में कोई भी आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात ही कर रहे हैं कि जैसे लाइफ में मल्टीप्लिकेशन का यूज कहाँ होता है, वो इस चीज़ को सोचते। यहाँ पे क्या किया है रटा, यहाँ पे वो समझा कि हाँ मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे वो समझेगा कि जो मल्टीप्लाई हुआ है उसका यूज कहाँ होता है। तो एक अच्छा टीचर ना हर लेवल पे यहाँ पे वर्क करता है। टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, मतलब क्लासरूम जो है ना, क्लासरूम एक लिविंग एंड ब्रीथिंग प्लेस होती है। ये हमेशा चेंज रहता है, हर स्टूडेंट अलग होते हैं यहाँ पे, और हर दिन यहाँ पे एक न्यू चैलेंजेस आते हैं। टीचर्स को इन सब चेंजों के साथ क्या एडजस्ट करना पड़ता है। स्कूल में आप जाओगे, पढ़ाओगे वहाँ पे, या कॉलेज में पढ़ाओगे, तो डेली वहाँ पे ऑब्जर्व करना, कुछ ना कुछ चेंज होता है। अब क्या क्लासरूम चेंज होगा? नहीं, क्लासरूम चेंज नहीं होता, स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज होता है। काफ़ी चीज़ें, आज कोई बच्चा शांत बैठा है तो कल पूरी क्लास एकदम से शोर करने लग जाती है। मेंटेन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बहुत चीज़ें होती है ऐसा। तो क्या है, उनके साथ, इन सब चीज़ों के साथ, चेंजेस के साथ टीचर को इन सब के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। मतलब ये है कि ये सब ना एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जो एजुकेशन है, लर्निंग है, इंस्ट्रक्शंस है, ट्रेनिंग है, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। एजुकेशन मतलब क्या, कि पूरी लाइफ में हम जो सीखते हैं वो क्या है, एजुकेशन है। लर्निंग यानी स्टूडेंट का जो अपना इंटरनल प्रोसेस है ना, दैट्स अ कॉल्ड। एंड इंस्ट्रक्शंस, ये सिर्फ नॉलेज देना, मतलब जैसे लेक्चर देना वो होता है, इंस्ट्रक्शंस देना, फॉलो करो उसे। ट्रेनिंग, कोई स्पेसिफिक स्किल सिखाना। जैसे हम किसी को कहते हैं कि नहीं, ये जो कंप्यूटर है ये ऐसे चलेगा, ये जो कार है ये ऐसे चलेंगे, इसको मतलब हम यहाँ पे क्या करें, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो टीचिंग भी क्या है, टीचिंग इन सब को कनेक्ट करती है। टीचिंग इज एसेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जो पढ़ाना है ना, सिर्फ बोलना नहीं होता, इसमें ना दिमागी मेहनत लगती है। लोग कहते हैं टीचर ही तो है, पढ़ा के आया है। अरे वो पढ़ा के, मतलब पढ़ाना सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है। टीचर का जो पढ़ाना है ना, वहाँ पे उनका माइंड की एक्टिविटी होती है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे जो दिमागी मेहनत है वो लगती है। क्योंकि जब वो पढ़ा रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें समझना होगा कि कुछ गलत तो नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है, कि कुछ ऐसा ना हो कि मिस हो जाए टॉपिक या कुछ भी, एनीथिंग एल्स। तो टीचर का जो यहाँ पे है ना, वो दिमागी यानी माइंड से काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड वर्क करते हैं। टीचर को सोचना पड़ता है, उन्हें लेसन प्लान करना पड़ता है कि आज जाके मुझे क्या पढ़ाना है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हमें कैसे सिंपल बनाना है, स्टूडेंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करके समझाना है कि स्टूडेंट ईजी समझ जाए। और हाँ, ईजिली समझ जाए ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि क्लास में ना, यहाँ पे अगर 50 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि 50 के 50 माइंड एक जैसे होंगे, सारे इंटेलिजेंट होंगे। इसमें ऐसे भी होंगे कि कुछ बच्चे तो सवाल ही सवाल करते रहते, सुनते कम है बोलते ज़्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब जिनको जल्दी समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार रिपीट करने के बाद समझ में आता है। और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, पूरी स्टोरी मतलब जो भी पढ़ा रहे हो ख़त्म हो जाने के बाद कहते हैं सर ये कब पढ़ाया, मैम ये कब बताया, मतलब उन्हें होश ही नहीं रहता। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब पूरी क्लास को ना मैनेज करना और सबको टॉपिक क्लियर करना, इट्स अ सो डिफ़िकल्ट। ओके, तो यहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी होती है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये क्या है कि ये एक साइंस है, क्योंकि ये साइकोलॉजी की जो प्रिंसिपल है और जो रिसर्च है उस पर बेस्ड है, और ये आर्ट है। बोला नहीं यहाँ पे कि साइंस है, जैसे ये क्या है, टीचिंग इज आर्ट एज वेल साइंस, जैसे साइंस है वैसे आर्ट। तो यहाँ पे क्यों साइंस इसलिए है क्योंकि ये साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स है और रिसर्च है उस पर बेस्ड है। और आर्ट क्यों है, कि आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी, पर्सनल टच और पैशन की ज़रूरत होती है। तो ये एक ग्रेट टीचर साइंस को समझाता है और एक उसी को उसको आर्ट की तरह क्या करता है, यूज करता है एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। टीचिंग टेंड्स टुवर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अच्छी टीचिंग ऑर्गेनाइज होती है, ऑर्गेनाइज वे में। मतलब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो प्रॉपर, जैसे हमने यहाँ पे टीचिंग के लेवल पढ़ाया, तो ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग पढ़ा दिया, फिर यहाँ पे मेमोरी पढ़ा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो आपका रिफ्लेक्टिव था वो मैंने पढ़ाया। तो
क्या इससे क्लियर ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसको मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रक्चर वे में किया कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव, छोटे बच्चों के लिए, फिर थोड़ा मीडियम, मतलब इस तरीके से प्रॉपर मैंने यहाँ पे समझाया। तो क्या हुआ, ईजिली समझ में हो। तो जो टीचिंग है ना, अच्छी टीचिंग तभी होती है जब ऑर्गेनाइज वे में होता है। एक टीचर को अपनी क्लास, स्टूडेंट और टाइम को क्या मैनेज करना और प्लान करना पड़ता है कि मतलब सारी चीज़ें मैं एक टाइम में कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ। टीचिंग इज ए सोशल सर्विस। ये क्या है, एक सोशल सर्विस है। टीचर ना सोसाइटी की जो फ्यूचर है उसको शेप करते हैं। अपने जो आप स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, आप जैसे हम स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अच्छे इंसान और एक सिटीजन, जिम्मेदार सिटीजन बनाने में भी क्या करते, हेल्प करते। तो टीचर का यहाँ पे रोल देख सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है। टीचिंग इंक्लूड्स लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। मतलब टीचर बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए ना काफ़ी पढ़ाई और ट्रेनिंग की यहाँ पे नीड होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ाने की बात तो नहीं है, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है कि स्टूडेंट को ना उन्हें एक जो जिम्मेदार जो सिटीजन है वो भी बनाना, उन्हें अपने राइट से अवेयर करना, मतलब सारी चीज़ें, ठीक है। टीचिंग हैज ए हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये कभी ना ख़त्म होने वाला क्या है, प्रोसेस है। स्टूडेंट भी सीखते हैं और उनके साथ टीचर भी हमेशा सीखते ही रहते हैं। अब जब आप टीचर बनते हो ना, तो जो स्टूडेंट है, चाहे आप कॉलेज में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, तो वहाँ जाते हो ना, तो छोटे बच्चों से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। हमें पता ही नहीं रहता कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो जो टीचर है वो भी हमेशा सीखता है और जो स्टूडेंट है वो हमेशा टीचर से सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर बन गए तो हमें सारी नॉलेज, नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें स्टूडेंट से सीखना होता है, जो हमें पता नहीं होता। टीचिंग इज अ प्रोफेशन, ठीक है, टीचिंग इज अ प्रोफेशन। ये टीचिंग क्या है, एक हॉबी या टाइम पास नहीं है। ये क्या है, ये हॉबी नहीं है कि भाई टीचिंग मेरा हॉबी है, ये टाइम पास के लिए मैं टीचिंग, नहीं, ये एक प्रोफेशनल काम है जिसके लिए स्पेशल नॉलेज, स्किल और डेडिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत होती है। अब जिसके अंदर डेडिकेशन होगा ना, जिसके पास अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा वो अवेयर होगा कि हाँ मुझे टीचिंग करना, तो वो ना देखना, वो टीचर ना पढ़ाता भी बहुत अच्छे से, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी वो बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट के साथ इंटरेक्टिव तरीके से वो टीच करता है। अब जैसे कल टीचर डे है, तो कल भी मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब हमारा जो प्रोफेशन है ना, सच में हमने अच्छा वाला ही चूज़ किया है। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और बच्चों का प्यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो जो पल होते हैं ना, बिल्कुल मेमोरेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो टीचिंग है, एक क्या है, प्रोफेशन है। आप इसे टाइम पास नहीं कह सकते। बहुत लोग कहते हैं कि तुम मैं टाइम पास के लिए टीचिंग कर रहा हूँ, नहीं, टाइम पास नहीं है। क्योंकि अगर आप टाइम पास के लिए कर रहे हो तो फिर आप टीचर ही नहीं हो, राइट। क्योंकि टीचर तो वही है ना जो अपने स्टूडेंट को हर तरीके से समझाने की कोशिश करे, उन्हें अच्छे से पढ़ाए, पूरे डेडिकेशन के साथ, उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ टीचिंग कंप्लीट हो गया। एंड अब है डिस्कस करते हैं हम 5 पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी। पहला है आपका हाइलॉजिकल साइकोलॉजी। इसका मतलब है कि जो बॉडी है एंड माइंड है, बॉडी और माइंड का क्या कनेक्शन, ये पिलर है। ये बताता है कि जो हमारा ब्रेन है, क्या हमारा जो ब्रेन है, हार्मोन्स है और जेनेटिक्स, हमारे बिहेवियर और सीखने का जो तरीका है ना, उसको कैसे हम इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसा समझो, सोचो अगर आपको भूख लगी है या नींद आ रही है, तो क्या आप पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट का जो फिजिकल वेलबींग है उसकी लर्निंग को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ओके, तो स्टडी द लिंक बिटवीन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड बिहेवियर। किसके साथ लिंक है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड बिहेवियर के साथ। फोकस किस पे करता है, ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे, हार्मोन और जेनेटिक्स पे। तो एग्जाम्पल क्या है, रोल ऑफ डोपाइन, मोटिवेशन एंड रिवार्ड। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यहाँ पे क्या है, स्टडी मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग एंड परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है, ये जो पिलर है, ठीक है, ये दिमाग के अंदर की जो प्रोसेस है उसकी स्टडी करता है। हम जैसे सोचते हैं, चीज़ों को हम मेमोराइज करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम कैसे हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें बोलना है, तो ये क्या है, ये आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर आते हैं। ये सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है ना, जो स्टडी होते हैं उसके जो प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये जो पिलर है ना, ये माइंड का जीपीएस है। आप ऐसा समझो कि आप ना कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या करते हो, एक माइंड मैप बना लेते हो कि हाँ इस तरीके से याद होगा, ठीक है। जैसे पिलर है तो पिलर को आप ऐसे, ठीक है, फ्लो चार्ट के थ्रू याद कर सकते हो, या फिर कुछ
कुछ ज़्यादा मतलब हिस्ट्री वगैरह पॉलिटिकल के टॉपिक्स है तो क्या करोगे, आप उसको स्टोरी के फॉर्म में याद करते हो। तो स्टोरी के फॉर्म में याद करने के लिए क्या करते हो, पहले तो उसको आप सुनते हो, है ना, या फिर किसी को सुनाने लग जाते हो, जिससे क्या होता है, याद होता है। तो वैसी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूज हम उस टाइम पे करते हैं। ये हमें ना ये सिखाता है कि स्टूडेंट का जो दिमाग है, दिमाग में इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज और प्रोसेस किया जाना चाहिए। आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे हो तो उसको लर्न करने का तरीका कैसा होना चाहिए कि आपको एक बार में वो चीज़ें याद हो जाए। एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक और देख लो कि हाउ स्टूडेंट रिमेंबर एंड रिकॉल ड्यूरिंग एग्जाम। वही है कि आप पेपर के टाइम पे कैसे याद करते हो, चीज़ों को रिकॉल करते हो। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये क्या है, स्टडी ग्रोथ एंड द चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पैन। ये इन्फेंसी टू ओल्ड एज में होता है। मतलब इसमें ना ये जो पिलर है लाइफ के अलग अलग स्टेज में होने वाला है, ग्रोथ और चेंजेस को समझाता है। जैसे बचपन से लेके हम एडल्टहुड तक चीज़ों को समझते हैं। इसको भी ऐसे समझो कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है और कोई 10th क्लास का बच्चा है, तो क्या दोनों को आप सेम तरीके से पढ़ाओगे? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम अलग तरीके से पढ़ाएंगे, इनके समझने की क्षमता जो कैपेबिलिटी अलग है, तो हम दोनों को अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो यहाँ जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है हमें ये बताती है कि इस एज में स्टूडेंट क्या सीखने के लिए रेडी होता है। ये हमें सही वक्त पर सही तरह से पढ़ाना यहाँ पे सिखाता है। कौन? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका सोशल एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। ये क्या होता है कि इसका जो फोकस है ना, लोग ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, किसमें, ग्रुप में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी में कैसे मतलब इन्फ्लुएंस है उनका, कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स। मतलब यही है कि जो लोग हैं वो ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं और हर इंसान की जो पर्सनैलिटी वो अलग क्यों होती है। अब इसको एग्जांपल से समझो कि क्लास में ना कुछ स्टूडेंट तो शांत रहते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग क्या ग्रुप में काम करते हैं और खुश होते हैं, ग्रुप में रहना ही पसंद करते हैं। उनको ना ग्रुप से अलग कर दो तो वो सैड हो जाते हैं। तो ये सोशल एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का ही पार्ट है। एक टीचर को स्टूडेंट के अलग अलग पर्सनैलिटी को समझना चाहिए ताकि क्या वो एक अच्छा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सके। ठीक है। एग्जाम्पल में पीयर प्रेशर इन टीनेजर देखा होगा आपने, टीनेजर्स में बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, लीडरशिप स्टाइल भी होता है। एक बच्चा लीडर बन जाता है और उसके कहता है हाँ हाँ भाई मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही करना, हाँ हाँ भाई ठीक है। मतलब इस तरीके से वो प्रॉपर वहाँ पे ग्रुप में लीडरशिप भी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है। इसमें ना ये जो पिलर है वेलबींग और मेंटल डिसऑर्डर को डील करता है। अब जैसे अगर कोई स्टूडेंट है बहुत ही ज़्यादा क्या है, सैड है, परेशान रहता है, तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। ऐसे भी स्टूडेंट है, ये एग्जांपल मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ पे ऐसे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट को देखने को मिलता है कि वो बच्चे परेशान रहते हैं, अलग ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्या वो ना मेंटल स्ट्रेस में है। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी ज़रूरी है। एक टीचर का ना यहाँ पे काम है स्टूडेंट के जो इमोशनल स्टेट है उसको समझना और ज़रूरत पड़ने पे उन्हें सही मदद दिलाना। ऐसा नहीं कि उस टाइम पे उसको डांटो कि भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो क्लास में क्यों, मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पे फ्रेंडली अच्छे से ना उस स्टूडेंट से बात करना, उन्हें समझाना और ये देखना कि वो प्रॉब्लम में क्यों है। ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पे जो टीचर है उन्हें सही से उनकी हेल्प करना। तो ये जो पांचों पिलर है एक टीचर को सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि एक बेहतर ह्यूमन बीइंग और गाइड करने के लिए भी ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। होप करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपने डाउट लिख सकते हैं और इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर किसी को असाइनमेंट चाहिए तो एमपीएस के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के असाइनमेंट हमारे पास अभी है, उपलब्ध है और एलएलबी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर किसी को चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में भी अवेलेबल है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।